Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are starting from section 111. सेक्शन 111 से पहले अगर हम देखें तो 1 से लेकर के 110 तक के हमारा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सारे एक्सप्लेनेशन सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तैयार है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 111 की। तो ये जो सेक्शन 111 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, इसमें कुछ वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। अब ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं फॉर दिस चैप्टर, जिसमें हम अटैचमेंट और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को डील करने वाले हैं। तो जब हम उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे, उन प्रोविजंस को डील करेंगे, तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। तो इन शब्दों का मतलब समझने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन डेडिकेट कर दिया गया है, जो कि है 111। अब इसमें कुछ शब्द हैं, वो क्या क्या शब्द हैं वो हम देखते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये क्यों आया, किस चीज़ के लिए, और क्या क्या चीज़ें डिफ़ाइन करी जा रही हैं, क्यों डिफ़ाइन करी जा रही हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो अटैचमेंट है, जो हम प्रॉपर्टीज़ को अटैच करेंगे, वो कितने स्कोप तक कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के हिसाब से होगा, इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम किस प्रकार से कॉपरेट करेंगे। ठीक है, और किस चीज़ को हम प्रॉपर्टी कहेंगे, किस चीज़ को नहीं कहेंगे, और किस चीज़ को हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहेंगे और किस चीज़ को नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इन शब्दों के बिना 107 और 110 को भी हम अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं शब्दों से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो पहला शब्द है हमारा वो है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अभी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडिया के बाहर कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसा देश जिसके साथ इंडिया ने कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसी ट्रीटी, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें हमने डिसाइड किया हुआ है कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई केस होता है, कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है कॉपरेशन की, तो हम उस केस में कॉपरेशन या फिर एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, एक दूसरे के साथ जो भी हमारे टर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम एक दूसरे की हेल्प किस प्रकार से करेंगे, हमारे पास ऐसा एग्रीमेंट या ट्रीटी हुई है। ठीक है, तो वो जो कंट्रीज़ होंगी वो कही जाएंगी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इसका मतलब क्या है? उनका हमारे साथ ऑलरेडी एक अग्रीमेंट है। अगर हम इसके लिए एक एग्जांपल लें तो कहा जा सकता है कि अगर इंडिया ने किसी के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन करी हुई है, ठीक है, तो वो जो कंट्री है वो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बन जाती है। ठीक है, अभी जो टर्म है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ये 110 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म है वो है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस डील कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किसी न किसी एविडेंस, किसी न किसी चीज़ के ज़रिए से हम देखेंगे कि भाई ये वही चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी कोई चीज़ है तो उस जैसी कई और चीज़ें भी रखी हैं। अब आप ये कैसे पहचानोगे कि वही आपकी चीज़ है? आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होगा, आपने कुछ ना कुछ, हो सकता है उसके पास उस पर्टिकुलर जो वस्तु है उस पर कोई निशान हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसका मतलब है जब भी हम प्रूफ्स को इस्टेब्लिश करते हैं उस प्रॉपर्टी के, तो हम क्या कहते हैं कि हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब कोई भी प्रॉपर्टी किसी ऑफेंस से रिलेटेड है या फिर किसी ऑफेंस को करने में यूज़ हुई है। ठीक है, तो उस प्रूफ को हम स्टैब्लिश करेंगे जब कि भाई ड्राइव आउट हुई है, मतलब मान लीजिए किसी ने चोरी करी और चोरी से जो हमें पूरी प्रॉपर्टी मिली वो कहाँ से आई है? किसी ऑफेंस से आई है। और यदि हमने कोई मर्डर किया है, उसमें हमने कोई चाकू का यूज़ किया है, तो यूज़ कहाँ हुई है? ऑफेंस को करने में। तो जब इस प्रूफ को हम लिंक करते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी है और जो वस्तु है उनके बीच में लिंक है, उसको हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम कि एक फ्रॉड हुआ है, यहाँ पर अक्यूज्ड ने फ्रॉड करने के बाद जो उसे पैसा मिला उससे उसने एक घर खरीद लिया। ठीक है, अब जो उस पैसे से उसने घर खरीदा है, तो पुलिस वहाँ पर आइडेंटिफाई करेगी प्रॉपर्टी को और जो पैसा है उसके बीच में क्या लिंक है, किस प्रकार से उसने घर खरीदा है, उसी पैसे से खरीदा है। जब ये सारी चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो कहा जाएगा कि वहाँ पर आइडेंटिफाइंग हो चुकी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब क्या है? देखो,
जब भी कोई ऑफेंस किया जाता है तो उस ऑफेंस करने की वजह से हमें कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ पैसा मिलता है उस ऑफेंस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो कहा जाएगा कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये क्राइम से मिला हुआ पैसा है, क्राइम से मिली हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, करेंसी ट्रांसफ़र, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कैश हो सकता है, एक सेकेंड, कैश हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, और उसके इक्विवेलेंट कोई पैसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। वहीं पर अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई हमने क्राइम किया, उससे हमें कोई पैसा मिला और उस पैसों को यूज़ करके हमने सोना खरीद लिया। अब वो जो सोना है वो आया कहाँ से? वो जब अगर हम क्राइम ही ना करते तो हमारे पास पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो हम सोना नहीं खरीद पाते। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि भाई वो क्राइम की ही वजह से आया है हमारे पास। तो क्या हो गया ये भी एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा वहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर्टी की। इस डेफिनेशन में क्या है? इस डेफिनेशन में हमने इंक्लूड किया हर टाइप के प्रॉपर्टी को। वो इमूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टैंजिबल, इनटैंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जिससे हम टाइटल डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी को कहा जाएगा कि भाई वो प्रॉपर्टी है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? घर हो गई, कार हो गई, बैंक बैलेंस, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टाइटल डीड्स, ये सारी ही चीज़ें जो हैं जिनको हम अटैच कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं? प्रॉपर्टी के अंदर की डेफिनेशन में आते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेसिंग इस टर्म से भी अगर हम समझें तो क्या है? किसी चीज़ को ट्रेस करना, मतलब ये पता लगाना कि भाई वो चीज़ कहाँ से आई, कैसे बनी, कहाँ कहाँ गई, क्या मूवमेंट था उसका, उन सभी चीज़ों का पता लगाना हम कहेंगे कि भाई उसको हम ट्रेस कर रहे हैं, कहाँ से आई, कहाँ गई, कहाँ पर रुकी, सारी चीज़ें। अगर यही चीज़ किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नेचर था, उसका सोर्स क्या है, वो प्रॉपर्टी बनी कैसे, कहाँ कहाँ मूव हुई, वो ओनरशिप उसकी किस किस के पास रही और उसकी टाइटल किसके पास है। सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो हम कह देते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हमने ट्रेस कर लिया है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई अगर फ्रॉड हुआ है, उसके थ्रू हमें कोई पैसा मिला है, एक सेकेंड, उसके थ्रू अगर हमें कोई पैसा मिला है, पहले वो अकाउंट ए में गया, बी में गया, फिर उससे कोई ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद उसको किसी या रिश्तेदार को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर ट्रेस करेगा उसकी मूवमेंट को, तो ये चेन जो है उसको डिफाइन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 112, जिसमें हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। अब व्हाट इज़ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? जो हम एविडेंसेस के लिए आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं, क्या है ये? अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में पूरा ओवरव्यू लें तो देखिए क्या है। जब भी हम किसी ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन को करने के दौरान किसी भी पुलिस वाले को लगता है कि भाई हम इस केस को इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, पर अगर हमें इसमें प्रूव करना है तो इससे रिलेटेड एविडेंस जो हमें मिलेगा वो तो देश के बाहर है, वो किसी फॉरेन कंट्री में किसी व्यक्ति को पता है सारी चीज़ें, और उससे हमें स्टेटमेंट चाहिए, उससे हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उससे हमें कोई स्टेटमेंट या फिर कोई वस्तु चाहिए, तो वो तो देश से बाहर है, अब हम उसे कैसे लेंगे? तो इस केस में क्या होता है, जो इंडिया के अंदर जो भी कोर्ट है जिसमें भी ऐसा केस चल रहा है, वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करते हैं टू द फॉरेन कंट्री और फॉरेन कोर्ट एंड अथॉरिटी। वहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, वो एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इंडिया के कोर्ट को भेज देंगे। तो इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसमें सारी चीज़ें डील करी जा रही हैं। अब हम देखते हैं इसको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आप किन कंडीशंस में इशू करोगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि भाई जो भी केस में आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है शुरू होगी, अब ऑन गोइंग होनी चाहिए, चल रही होनी चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पर आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कोई सुपीरियर ऑफिसर, उसको ऐसा लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में जो भी हमें एविडेंस चाहिए वो बाहर है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन बना करके देगा कोर्ट को। वो कोर्ट वहाँ पर देखेगी कि हाँ इसमें जो हमें एविडेंस चाहिए वो बाहर है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को इशू करेंगे और डायरेक्टली फॉरेन अथॉरिटी को तो वो नहीं दे सकते, वो क्या करेंगे, वो देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर भिजवाएगी
और वो जो फॉरेन कंट्री है उसमें जो भी कोर्ट होगा वो उनको इन्वेस्टिगेट करके सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इंडिया में वापस भेजेगा। अभी कैसे कैसे चलेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे क्या होगा देखो, अब जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा उस चीज़ में हम क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं हम, भाई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में कुछ लिख के तो भेजेंगे ना, तो उसमें देखो क्या क्या भेजेंगे। उसमें हम उनसे कहेंगे कि भाई अगर कोई व्यक्ति उनके आसपास रह रहा है, उसको सारी चीज़ों के बारे में पता है, उसको फैक्ट्स के बारे में पता है, तो उसमें लिख दिया जाएगा कि भाई आप एक काम करो, उस व्यक्ति को बुलाओ और ओरली उसको एग्जामिन कर लो, वो हमारा विटनेस है। उसको वो ओरली एग्जामिन कर लेंगे, उसके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको वो रिसीव कर लेंगे। साथ में अगर कोई वस्तु है तो वो उसको भी कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें उन्होंने एविडेंस में ले ली। अब उस एविडेंस को फॉरेन कंट्री से इंडियन कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलेंगी। अगर इसका हम एक अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो देखो क्या है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ जो कमिट तो हुआ है इंडिया में, ठीक है, लेकिन जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है सिंगापुर के किसी बैंक में, और उस पर्टिकुलर फ्रॉड से रिलेटेड कोई विटनेस है वो यूके में रह रहा है। तो जो इंडिया का कोर्ट है वो इस केस को डील कर रहा है, तो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यूके के कोर्ट को भी भेजेगा और सिंगापुर के कोर्ट को भी भेजेगा। यूके कोर्ट से वो कहेगा कि भाई आप एक काम करो, आपके यहाँ जो हमारा विटनेस है आप उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके हमें प्रोवाइड करवाओ। वहीं पर सिंगापुर के कोर्ट से कहेगा कि आप हमें बैंक रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्य करता है हमारा 112। अब हमने ये तो देख लिया कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे क्या क्या लिखा जाएगा, उसमें किस प्रकार की चीज़ें होंगी, किस कंडीशन में उसको भेजा जाएगा, सारी चीज़ें देख ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कैसे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा जाएगा, और जब भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा वो एक चैनल के थ्रू भेजा जाएगा। जैसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल से होते हुए वो फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जाएगा। और LOR के बाद, मतलब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बाद जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होकर आते हैं, जो भी एविडेंस आता है, उन सभी स्टेटमेंट्स को, उन सभी एविडेंसेस को हम चार्जशीट का पार्ट बनाएंगे। उसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो लॉ में एडमिसेबल होगी, सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि इंडिया में अगर कोई चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसका हम फ्लो चार्ट अगर देखें तो कैसे कैसे चीज़ें फॉलो हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होने के दौरान आईओ को लगा कि भाई इसमें एविडेंस बाहर हो सकता है, उसने एप्लीकेशन दी कोर्ट को। कोर्ट कहता है कि चलो मैं ना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। कोर्ट ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे ट्रांसफ़र कर दिया फॉरेन कोर्ट को, वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया एविडेंस और एविडेंस को भेज दिया वापस, ठीक है, जिसको हम ट्रीट करेंगे एज अ इन्वेस्टिगेशन एविडेंस। अभी तक तो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहे थे, लेकिन जो हमने नेक्स्ट सेक्शन देखा है 113, इसमें हमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है। तो जब भी फॉरेन कंट्री से हमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होगा वहाँ पर हम कैसे डील करेंगे, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। सो इस सेक्शन में कहा जाता है कि जब भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हमें फॉरेन कोर्ट से, फॉरेन अथॉरिटी से मिलता है तो इंडिया उसमें असिस्ट करेगी, ठीक है। कैसे, वो एग्जामिन करेंगे विटनेसेस को, उन जो डॉक्यूमेंट्स को जो भी रिसीव होते हैं उनको वो भेजेंगे उनके पास और इन्वेस्टिगेट करेंगे उस ऑफेंस को। अब ये किस प्रकार से डील किया जाता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होता है तो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट दो चीज़ें कर सकती है, ठीक है। पहले तो वो डिसाइड करेगी कि भाई उन्हें इस पर्टिकुलर केस में काम करना है या नहीं करना है, उसके बाद वो भेज देंगे इसको मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं और पुलिस को भेज सकते हैं। अब अगर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा तो मजिस्ट्रेट को भेजने वाले, उसमें किस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, तो इसमें दो अथॉरिटीज़ हैं, एक तो है CJM और दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये भेजा जा सकता है, और वो लोग क्या करेंगे, वो समन करेंगे विटनेस को, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट या कोई वस्तु उनके पास है तो उसको अपने पोजीशन में लेकर उसको सीज करके उसमें पूरी कार्यवाही करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर पुलिस को भेजा जाता है तो पुलिस उस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी, सेम टू सेम वैसे ही जैसे किसी ऐसे ऑफेंस में किया जाता जो कि इंडिया में कमिट हुआ होता। इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए यूके के किसी कोर्ट में कोई फ्रॉड कमिट हुआ है, ठीक है,
और जो सस्पेक्ट है उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है किसी इंडिया के अकाउंट में। अब जो यूके का कोर्ट है वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंडिया को भेजता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो क्या करते हैं, पुलिस जो होती है हमारे यहाँ की वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, जो बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया के उनको इन्वेस्टिगेट करेगी और सारे एविडेंस कलेक्ट करके सेम टू सेम उसको सेंड कर देगी कहाँ, यूके के कोर्ट को। तो ये पूरे जो चीज़ें करनी है हमें, जो पूरी चीज़ें भेज रहे हैं हम, इसकी अथॉरिटी, इसका राइट कहाँ पर है, 113 में। ठीक है, अब हम एविडेंस में भेज क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, अगर कोई चीज़ रिसीव हुई है, ऑथेंटिकेटेड कॉपी, सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हुए पूरे डिप्लोमेटिक चैनल से फॉरेन कंट्री को भेज दी जाएंगी।